हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। आपको क्वेश्चन आएगा तो रियलाइजेशन की या तो जर्नल पूछी जाएगी या रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही पूछा जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है? क्योंकि अब फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है, तो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को पहले क्लोज किया जाता है, एसेट्स को सेल आउट किया जाता है और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। ये सारा कुछ किया जाता है थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स को क्लोज करेंगे। एसेट्स को क्लोज करेंगे तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे टू एसेट्स करके। ठीक है, हमारी जर्नल क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। ठीक है, सारी एसेट्स विद नेम्स हम उसको क्लोज करेंगे। सिमिलरली लायबिलिटीज को भी क्लोज किया जाएगा, और लायबिलिटीज को हम क्लोज कैसे करेंगे, हमारी एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, फॉर क्लोजिंग एसेट्स, एसेट्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन को हम डेबिट करेंगे टू एसेट्स। ठीक है जी, और अगर हमने लायबिलिटीज को क्लोज करना है तब हमारी बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, हम अकाउंट भी कर रहे हैं, साथ के साथ जर्नल भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इस हिसाब से हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज किया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि रियलाइजेशन जब भी हम बनाएंगे, डिसोल्यूशन के केस में गुडविल विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट। गुडविल को कभी भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे थे। तो गुडविल को क्या करते हैं, हम एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना है, किसी भी एसेट के अगेंस्ट अगर कोई आपने रिजर्व या कोई प्रोविजन बना रखा है, तो जब आप एसेट्स को क्लोज करोगे तो वो रिजर्व और वो प्रोविजन भी क्लोज किए जाएंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स है, हमारी एसेट है, क्लोज करेंगे डेबिट साइड पे, इसके अगेंस्ट आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट्स को बंद किया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी क्लोज करोगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। ठीक है, सिमिलरली डेटर्स को क्लोज किया तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी क्लोज करोगे। ठीक है जी, उसके बाद आपकी सारी एसेट्स आएंगी, सारी लायबिलिटीज आएंगी। अब इन एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करेंगे, एसेट्स को हम सेल आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, बाय कैश। ठीक है, तो जब हमने सेल ऑफ एन एसेट करी तो एंट्री क्या डाली, कैश या बैंक को हम डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन। अब इसमें एसेट का नाम नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि सारी एसेट्स हमने रियलाइजेशन में क्लोज कर रखी हैं। इसलिए जब हम सेल करेंगे एसेट की एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। जब लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे तब हमारी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन को हम डेबिट करेंगे टू कैश। ठीक है, तो ये थी एसेट्स रियलाइज। सिमिलरली टू कैश करके हम करेंगे लायबिलिटीज को पे ऑफ। ठीक है, अब इस चीज में भी एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं, अगर उनकी रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी है, जैसे मैं कहती हूँ इन्वेस्टमेंट सपोजिंग हमारी 1 लाख की थी। ठीक है, जब हमने उन इन्वेस्टमेंट्स को बेचा तब उसकी वैल्यू कितनी आई, 90,000 की। तब हम बाय कैश करके 90,000 ही लिखेंगे। 10,000 का लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो हमने कंसीडर नहीं करना, क्योंकि फर्म अब जो है वो बंद हो रही है। ठीक है, तो जो चीज जितने की बिकी उतने का अमाउंट ही हमने यहाँ पे शो ऑफ करना है। और दूसरी बात ये चीज ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट्स जैसे है ये टेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो अगर टेंजिबल एसेट्स, किसी भी टेंजिबल एसेट की आपको रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बता रखी है, सपोजिंग मैं कहती हूँ फर्नीचर कितने का बिका ये नहीं बता रखा। ठीक है, तो फर्नीचर सपोजिंग हमारा था 50,000 का, और इसकी कितने में ये रियलाइज हुआ हमें नहीं बता रखा। ठीक है, सेल ऑफ करके कितने में पैसे हमें मिले हैं ये नहीं बता रखा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि फर्नीचर बुक वैल्यू पे ही सेल हुआ है। तो हम यहाँ पे फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर करके 50,000 ही शो करेंगे। ठीक है, जितने की बुक वैल्यू है उतने पे ही हम शो करेंगे, इन केस टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं बता रखी। बट वही अगर आपको फिक्टिशियस एसेट्स जैसे आपकी गुडविल आ जाती है, गुडविल की अगर रियलाइज्ड वैल्यू नहीं बता रखी
तब हम ये मान के चलेंगे कि गुडविल इज ऑफ नो वैल्यू, तो गुडविल की 0 वैल्यू बताएंगे हम, तब तक जब तक कि हमें उसकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं बता रखी है। ठीक है, अगर गुडविल की वैल्यू उन्होंने बता रखी है कि इतने की गुडविल हमारी सेल आउट हुई है तो हम वो वैल्यू लिखेंगे, अगर कुछ भी नहीं बता रखा तब हम गुडविल को नलिफाई कर देंगे। बट टेंजिबल एसेट्स के केस में हम बुक वैल्यू पे ही उनको शो करेंगे। क्लियर है? अब लायबिलिटीज है हमारी, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये भी पे ऑफ करने हैं। लायबिलिटीज सारी की सारी पे ऑफ की जाएंगी। अगर उनकी कोई वैल्यू नहीं बता रखी तो हम ये मान के चलेंगे कि वो पूरी की पूरी वैल्यू पे ही हमने पे ऑफ की है। बट ये IFR रिजर्व है, ये प्रोविजन है, इनको तो हम लायबिलिटी नहीं मानते और ना ही हम इन्हें पे ऑफ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों पोर्शंस का टोटल करेंगे। अगर गेन आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू गेन ऑन रियलाइजेशन, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे ABC को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जितना भी गेन आया है। और सपोजिंग वही हम कहते हैं लॉस आ जाता है अगर तो बाय लॉस है, वो भी हम पार्टनर्स को करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, एंट्री क्या बनेगी हमारी, इन केस ऑफ प्रॉफिट है अगर तो प्रॉफिट में आएंगे आपकी रियलाइजेशन को डेबिट करोगे टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। ठीक है, और अगर वही आपका लॉस आ जाता है तो लॉस के केस में A की कैपिटल को डेबिट करोगे, B की कैपिटल को भी डेबिट करोगे, C की कैपिटल को डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ ऐसी एंट्रीज, कुछ ऐसे अमाउंट्स होते हैं जो हम शो ऑफ नहीं करते। कौन सी है वो अमाउंट्स, अब वो देखते हैं। तो जो आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती हैं वो है आपका कैश या बैंक का बैलेंसेस जो आपके एसेट साइड पे शो होता है, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट आ गए, या पार्टनर्स का लोन अकाउंट अगर बैलेंस शीट में कहीं पे भी अपीयर कर रहा है तो वो चीजें हम ट्रांसफर नहीं करेंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब चीजें भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। रादर इन चारों को हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे तो मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो कि फ्री रिजर्व्स ही हम ट्रांसफर करते हैं टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली अगर कोई एसेट्स लायबिलिटीज के अगेंस्ट एडजस्ट होती है, दैट मीन्स जैसे हम कह देते हैं कि अगर हमारा कोई क्रेडिटर इज रेडी टू टेक द इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम या पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, तो जितनी की भी वो लायबिलिटीज के अगेंस्ट एसेट्स को लेने के लिए तैयार हुआ है उतने तक की हम कोई भी एंट्री शो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए एसेट्स को यूटिलाइज किया जाता है देन इन दैट केस देयर विल बी नो एंट्री। क्लियर है? इन सभी चीजों को हम एक क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं तो सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमारा क्वेश्चन कहता है XYZ तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2000 वर टू बी बॉर्न बाय एंड आल्सो पेड बाय X अ पार्टनर। अब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर भी उसे ही करने थे और पे भी उसी ने किए, तो इन दैट केस देयर विल बी नो एंट्री। इसमें रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट है दैट इज सेम जैसे कि हम रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन में जो एक्सपेंसेस होती है उनकी जैसी ट्रीटमेंट होती है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की भी सेम ट्रीटमेंट होती है। तो अगर पार्टनर ने बियर करने थे और उसी ने ही पे किए हैं देन देयर विल बी नो एंट्री। नेक्स्ट वो कहते हैं व्हाई अ पार्टनर टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एग्रीड एट 1900, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय वाई वर 1500। अब वाई ने बियर किए हैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से आएगी, 1900 से, क्योंकि कितने की एग्रीड अमाउंट है 1900, एक्चुअल कितने हुए हैं वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, जितने के हमने एग्री किए हैं उतने से हम एंट्री डाल देंगे। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट कहते हैं जनरल रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 18,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, तो उसको डेबिट करेंगे 18,000 टू X टू Y टू Z। ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3, 2 and 1, तो ये आएगी 9,000, 6,000 and 3,000।
क्लियर है? देन वाई वॉज गिवन लोन ऑफ ₹50,000 बाय द फर्म। अब फर्म ने वाई को लोन दिया था, तो ये लोन फर्म कहाँ से रियलाइज करेगी? उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी और खत्म कर देगी लोन को। तो हम लिखेंगे वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू वाई। कितने का है? दैट इज 50,000। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं वाई अ पार्टनर टुक अ मशीन वैल्यूड एट ₹20,000। मशीन को अब एक पार्टनर ने टेक ओवर किया है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? एसेट हमारी खत्म हो रही है, एंट्री हम डालेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 20,000 की। ठीक है, अगर सपोजिंग हम सेल कर रहे होते हैं इसी मशीनरी को, तो हम डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब क्योंकि हम सेल नहीं कर रहे हैं, रादर वाई उस एसेट को टेक ओवर कर रहा है, तब हमारी एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा जेड अ पार्टनर एग्रीड टू पे अ क्रेडिटर ऑफ ₹30,000 फॉर 20,000। अब एक क्रेडिटर था 30,000 का, उसको पेमेंट कौन करने के लिए तैयार है? जेड करने के लिए तैयार है। तो एंट्री क्या डालेंगे हम? हमारा क्रेडिटर तो पे ऑफ हो रहा है, हम डालेंगे एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने की पेमेंट करने के लिए वो तैयार है? 20,000 की। तो एंट्री भी कितने से डलेगी? 20,000 से ही डलेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अ पार्टनर हैड गिवन लोन टू द फर्म 10,000, इट वाज रीपेड टू हिम। अब एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, जिसको कि फर्म ने पे बैक कर दिया। तो अब एंट्री क्या डालेंगे? लोन बाय ए डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितने का? 10,000। नेक्स्ट कहते हैं देयर वाज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 37,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। ऑल द डिस्काउंटेड bills were honored, but an acceptor of a bill of 5,000 became insolvent. ठीक है, तो दैट मीन्स फर्म को अब ये 5,000 रुपए पे ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि बिल डिस्काउंट किया गया था, फर्म की लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो फर्म की एंट्री डालेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितने से? 5,000 की। पेमेंट कितने की करनी पड़ी है उसको बैंक को? 5,000 की, क्योंकि बिल डिस्काउंटेड जो था वो डिसऑनर हो गया हुआ। देन कहते हैं बिकेम इनसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपी वॉज रिसीव्ड, बट फर्म को रिसीव भी हो रहा है पैसा। कितना? 50 पैसा इन अ रुपी। तो एंट्री का डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश भी डाल सकते हो, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 50 पैसा इन रुपी मतलब 50%। कितने का? 5,000 का। तो अमाउंट बनेगी 2,500। The liability of the firm on account of the bill discounted and dishonored had not so far been recorded. ठीक है, तो जितना भी डिसऑनर हुआ था उसकी हमने रिकॉर्डिंग कर ली हुई है। दैट इज हमने क्या करा? रियलाइजेशन टू बैंक करके जितने की अमाउंट का बिल डिसऑनर हुआ था उतनी की एंट्री डाल दी। और वो कहते 50 पैसा इन रुपी जो है फर्म को रिसीव भी हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करके टू रियलाइजेशन हमने डाल दी अमाउंट जितनी रिसीव हुई थी। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो कहते हैं अंकित, बॉबी एंड कार्तिक 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:3 की इनकी रेशियो है और उन्होंने जनरल एंट्रीज पास ऑन करने के लिए कहा है। फर्स्ट कहते हैं द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ ₹80,000. Ankit took 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost. ठीक है, अब स्टॉक की कीमत कितनी है? 80,000 की। 80,000 का 50% तो किसने टेक ओवर किया है? अंकित ने। अंकित ने 50% टेक ओवर किया मतलब 40,000 का, और बाकी का कंपनी ने सेल किया है। ठीक है, 40,000 का जो उसने 50% टेक ओवर किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 20% के डिस्काउंट पे टेक ओवर किया, दैट मीन्स 32,000 का, 40,000 की चीज को अंकित ने 32,000 में टेक ओवर किया है, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो फर्म ने सेल आउट किया एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो इस पे 30% का प्रॉफिट फर्म ने कमाया है। ठीक है, तो बना तो आपका 52,000। क्लियर है ये चीज?
50% वो कहते हैं अंकित ने ले लिया, 50% को कंपनी ने सेल ऑफ कर दिया। जितना अंकित ने लिया वो लिया डिस्काउंट पे, तो कितने का लिया, दैट इज 32,000। और जो फर्म ने सेल ऑफ किया वो 30% के प्रॉफिट पे सेल किया, दैट मीन्स वो 52,000 का सेल हुआ। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, पहली एंट्री बनेगी हमारी, अंकित ने टेक ओवर किया तो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड होगा 32,000 से, और ये जो फर्म ने सेल किया उसके अगेंस्ट उसको पैसा आएगा, तो बैंक के अकाउंट को वो डेबिट करेगी टू कितने से, 52,000 से। टू क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 84,000। क्लियर है फर्स्ट एंट्री। देन कहते हैं लायबिलिटी अंडर ए सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 32,000 एज अगेंस्ट 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। दैट मीन्स हमारे 50,000 के क्रेडिटर्स थे, जिनमें से 13,000 के जो क्रेडिटर्स थे जिनको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 13,000 के लिखे हुए थे, उन 13,000 के लिए फर्म को 32,000 की अमाउंट पे ऑफ करनी पड़ी। ठीक है, 13,000 के अगेंस्ट तो 32 के उन्होंने पेमेंट करी, रेस्ट कितने बचे, 37,000, उसके अगेंस्ट पूरे के पूरे 37,000 की पेमेंट हुई। तो टोटल पेमेंट फर्म ने कितनी की है क्रेडिटर्स के अगेंस्ट, 69,000 की। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अमाउंटिंग ₹69,000। क्लियर है सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट कहते हैं बॉबीज सिस्टर लोन ऑफ ₹20,000 was paid off along with interest of ₹2,000. बॉबी इज अ पार्टनर, बट बॉबी की जो सिस्टर है दैट इज द लायबिलिटी दैट इज टू बी पेड बाय द फर्म, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज हुई होगी। ठीक है, अब उसे हम पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या हम डालेंगे, रियलाइजेशन लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है तो एंट्री डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितना अमाउंट, 20,000 वैसे था, 2,000 का इंटरेस्ट, 22,000। क्लियर है। लास्ट कहते हैं कार्तिक लोन ऑफ 12,000 was settled at 12,500। कार्तिक पार्टनर है, उसका लोन था 12,000 का, वो सेटल हुआ है 12,500 में। तो एंट्री क्या डालेंगे हम, कार्तिक को लोन की हम सेटलमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट, कितने का है लोन, 12,000 का। पेमेंट कितनी कर रहे हैं, टू कैश या बैंक हम शो करेंगे 12,500, क्योंकि सेटलमेंट कितने में हुई है 12,500 का। और बैलेंस ऑफ द अमाउंट कहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे 500 से। क्लियर है ये सारा क्वेश्चन। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।